कहानी 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में स्थापित की गई थी। नायिका का नाम कैथरीन था। वो 18 वर्ष की थी। वो एक गिरते हुए कुलीन परिवार में पली बड़ी। उसके पास एक महान स्वभाव और एक भव्य उपस्थिति है। वो पेरिस, फ्रांस की एक जानी मानी खूबसूरत महिला थी। हालांकि इस अशांत फ्रांसीसी उच्च वर्गीय समाज में वो एक ऐसी वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे किसी भी समय बेचा जा सकता था। कांग्रेस चुनाव में उनकी विफलता के कारण उसके पिता पर बहुत सारा पैसा बकाया है। उसके पिता उसे कम कीमत पर एक बदसूरत आदमी को बेचने वाले थे। यह बूढ़ा आदमी विकलांग था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से धनी था। जैसे ही उसने अपने पिता और माता के भाई को देखा, कैथरीन गुस्से में थी। उसने दावा किया कि वो बिकना नहीं चाहती थी। हालांकि यह उसके पिता को बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने से रोकने में असमर्थ था। उसने अनुरोध किया कि उसका उच्च पदस्थ रिश्तेदार उसे अस्पताल में बुला ले। कैथरीन ने उसकी मदद हासिल करने का प्रयास किया। हालांकि उसने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला किसके साथ सोती है। इसके अलावा बूढ़े ने बहुत सारे पैसे दिए थे। इसने कैथरीन को अकल्पनीय महसूस कराया। आखिरकार चचेरा भाई उसके कई पुरुष रिश्तेदारों में से एक था। इस रिश्तेदार से दिल टूटने के बाद कैथरीन अपने नागरिक प्रेमी के पास गई। निकोलस और सहायता के लिए कहा। उसे उम्मीद थी कि निकोलस उसके साथ पलायन पर जा सकता है। दूसरी ओर निकोलस बस चाहता था एक बार कैथरीन के साथ सोने के लिए। उसकी शादी से पहले जैसे ही दोनों ने जंगल में प्यार किया, उसके पिता वहाँ दौड़ पड़े। एक आम आदमी ने उसकी बेटी को बहकाने का जोखिम उठाया। उसके पिता ने खींची तलवार और निकोलस को सच के आर्कबिशप के पास भेजने के लिए तैयार हुए। जब उसने देखा कि कैथरीन अपने पिता को रोक रही है, निकोलस जल्दी से भाग गया। कैथरीन अंत में बेचे जाने के भाग्य से बचने में असमर्थ थी। कई पहरेदारों द्वारा अनुरक्षित उसे सौंपा जाने वाला था। वो बूढ़ा जो एक क्रूर चेहरे के लिए जाना जाता था, व्लादिमीर बूढ़े आदमी का नाम था। वो उस समय कैथरीन के गुजरने का इंतजार कर रहा था। जब उसने अपनी मंगेतर को सामने आते देखा, वो उसका अभिवादन करने के लिए तेजी से उतरा। जैसे वे आमने सामने थे, कैथरीन ने व्लादिमीर को गुस्से से देखा। जाहिर है व्लादिमीर के चेहरे पर क्रॉसिंग के निशान दूसरों के लिए मुश्किल बना देता था। पहली मुलाकात से उसे पसंद करने के लिए अपने शातिर रूप के अलावा और विकलांगता व्लादिमीर के रूप में एक प्रतिष्ठा थी। फ्रांस में एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति, उसके पास पूरे देश के बराबर संपत्ति थी। महल में कैथरीन ने अपनी शादी से बचने का प्रयास किया। व्लादिमीर ने हल्के ढंग से उसे शादी की पोशाक पहनने के लिए कहा। हर कोई बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो जारी रहा। जब कैथरीन शादी में दिखाई दी, हर कोई अवाक रह गया। वो पुरुषों के कपड़ों में नजर आई। जाहिर है वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसने व्लादिमीर को शर्मिंदा करने का इरादा किया। इससे व्लादिमीर नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने उसकी सुंदरता पर उसकी तारीफ की। उसने जो कुछ भी किया उससे वो पूरी तरह से अप्रभावित था। व्लादिमीर ने समझाया कि उससे शादी करने से पहले उसे पता था उसका विद्रोही स्वभाव और स्वतंत्रता की इच्छा। नतीजतन वो विचलित नहीं हुआ। रात में नहाने के बाद कैथरीन अपने बिस्तर पर लेट गई। व्लादिमीर आ गया। कैथरीन ने कड़ी चेतावनी जारी की थी। वो उसे पसंद नहीं करती थी। वो उसके साथ सोने नहीं जा रही थी। व्लादिमीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं समझता हूँ शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी कैथरीन ने सोची थी। इस तथ्य के बावजूद कि वो एक अत्यंत धनी व्यक्ति था, वास्तविक शक्ति के साथ व्लादिमीर ने कभी यह प्रदर्शित नहीं किया था कि वो कितना घमंडी और दिखावा करता है। उसने कैथरीन को एक व्यावसायिक वस्तु के रूप में कभी नहीं सोचा। दूसरी ओर कैथरीन हमेशा आक्रामक थी। अपनी पत्नी के अपमानजनक अनुरोधों के लिए व्लादिमीर अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करने में कभी असफल नहीं हुआ। कैथरीन ने अनुरोध किया कि वो उसे इस बार रिहा करे। वो उसे पसंद नहीं करती और यह महल भी। वो घर जाना चाहती थी। अगले दिन नौकर और गाड़ी तैयार थी। उन्होंने वैगन के अंदर रत्नों का एक बड़ा बक्सा रखा। कैथरीन को व्लादिमीर द्वारा बताया गया था सड़क पर सावधान रहने के लिए। हमेशा के लिए महल उसका घर था। जब कभी वो वापस आना चाहती थी, उसका स्वागत किया जाएगा। उसकी टिप्पणी के बाद व्लादिमीर ने कैथरीन को कागजों का एक ढेर दिया। सिर्फ उसकी बिक्री का काम नहीं था, लेकिन यह भी एक बड़ी राशि थी। उसे उम्मीद थी कि पैसा कैथरीन को एक खुशहाल जीवन जीने में मदद करेगा। यह उसके पिता को उसे फिर से बेचने से भी रोक सकता है। जब उसे याद आया कि व्लादिमीर ने उसके लिए क्या किया और करीब 6 महीने उसने उसे जानने में बिताए थे, कैथरीन आंसुओं में बह गई। हालांकि उसने अंततः छोड़ने का फैसला किया। कैथरीन और गाड़ी के नौकरों ने बेहतर भविष्य की आशा की। उनके पीछे से तेज आवाज आई। वो महल में विस्फोट की आवाज थी। जब वो महल में लौटी, व्लादिमीर जमीन पर पड़ा था। कैथरीन को लौटते देख उसने कहा कि यह एक दुर्घटना प्रयोग था। उसने उसे शांति से जाने की सलाह दी। जैसे ही कैथरीन मुड़ी और जाने के लिए तैयार हुई, दूसरी ओर व्लादिमीर गिर गया। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। 2 दिनों के बचाव के बाद वो अंत में जाग गया। जब कैथरीन ने उसका जाना पहचाना चेहरा देखा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पति अभी तक बदसूरत था, पर अविश्वसनीय रूप से कोमल भी। कैथरीन अच्छी तरह जानती थी कि उसके दिल में बहुत पहले से प्यार के बीज पनप रहे थे। इस समय यह फूलने और फल देने वाला था। कैथरीन को उस रात व्लादिमीर से एक पत्र मिला। उसे महल के हॉल में उससे मिलने के लिए कहा। एक ही समय पर व्लादिमीर को एक पत्र मिला जो कैथरीन के समान थी। जब व्लादिमीर महल के हॉल में पहुंचा, उसने देखा
एक आदमी कैथरीन को मजबूर कर उसे चूमना चाहता था। उसने युवक के चेहरे पर जमकर थप्पड़ मारा। स्पष्ट रूप से कैथरीन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। व्लादिमीर ने ब्लेड को गार्ड की कमर से खींचा और आदमी से लड़ने की ठानी। निस्संदेह आदमी ने आगे की योजना बनाई थी। शादी से पहले कैथरीन ने चर्च के एक पुजारी से बात की थी। उसने दावा किया कि वो एक बच्चे के रूप में खेलने के लिए महल में गई थी और अनजाने में पता चला कि कई लोग देशद्रोह की साजिश रच रहे हैं। इनमें एक पादरी भी था। गद्दारों के बीच संचार का एक पत्र धारण करता था। दूसरा आदमी जिसके हाथ में दोहरी अंगूठी थी, उसके पास एक जहरीला पदार्थ था जो राजा को जहर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये शायद इस वजह से है देशद्रोहियों ने इस तलवारबाज को भेजा उसके और व्लादिमीर से निपटने के लिए। उससे बिछड़ने के बाद द्वंद्व चल रहा था। यह उस समय काफी आम था। एक बार द्वंद्व पर सहमति हो जाने के बाद दोनों पक्षों ने लड़ना बंद नहीं किया जब तक उनमें से एक की मृत्यु नहीं हो गई। जाहिर है व्लादिमीर वो था जिसने वो जंग जीत ली। सुंदरता को बचाने वाले नायकों की कहानी कालातीत है। इसके अलावा कैथरीन ने पहले ही व्लादिमीर के बारे में अपना मन बना लिया था। कैथरीन ने उस शाम फैसला किया व्लादिमीर की वास्तविक पत्नी बनने के लिए। व्लादिमीर की सहिष्णुता और उत्साह। उस रात व्लादिमीर को प्रत्यक्ष ज्ञान है कैथरीन के मोहक और आकर्षक शरीर का। पलक झपकते ही 6 साल बीत चुके थे। कैथरीन पहले से ही 2 बच्चों की माँ थी। उसके लिए व्लादिमीर की भावनाएं गर्म और भावुक बनी रहीं। उसने खुद को भविष्य में एक परी कथा जीवन जीने की कल्पना की। हालांकि राजा लुई 14 के आने से उनकी शांति भंग हो गई। महल के मुख्य द्वार के बाहर व्लादिमीर और उसकी पत्नी राजा का अभिवादन कर रहे थे। कैथरीन ने राजा को सलामी दी। राजा, जिसे कई खूबसूरत महिलाओं को देखने की आदत है, कैथरीन को देखते समय उन्होंने अभी एक संक्षिप्त अवधि के लिए अपनी आत्मा खो दी। क्या कमाल की महिला है। राजा यहाँ आया क्योंकि उसने सुना कि व्लादिमीर ने नई तकनीक में महारत हासिल की थी। वे रेत और सोने के अयस्क को एक साथ मिला सकते हैं। शुद्ध सोने को परिष्कृत करने के लिए व्लादिमीर के साथ राजा सुरंग के पास आया। श्रमिकों के हेरफेर के तुरंत बाद राजा के सामने एक सोने की पट्टी दिखाई दी। यह देखने के बाद राजा और बाकी सभी लोग परस्पर विरोधी भावना में थे। यह अटूट धन होगा। निरीक्षण के बाद राजा जाने के लिए अधीर था। दूसरी ओर आगे क्या हुआ यह सबको चौंका देगा। खदान की लिफ्ट में अचानक कुछ खराबी आ गई। यह महसूस करते हुए कि राजा ऊंची लिफ्ट से गिरने वाला है, एक धागे से लटकने के क्षण में व्लादिमीर और गार्ड के कप्तान चरखी को रोकने के लिए लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अंत में वे राजा को बचाने में सफल रहे। इस तथ्य के बावजूद कि यह एक भयानक घटना नहीं थी, राजा अभी भी आश्चर्य में पीला था। रेत को सोने में बदलने की तकनीक विस्मयकारी था। कमरे में राजा और कार्डिनल बिशप ने बात की। वे इसे अपना कैसे बना सकते हैं। व्लादिमीर और उसकी पत्नी अभी भी नीचे बाग में टहल रहे थे। वे अभी भी अनजान थे। आसनापदा। शाम को राजा जल्दी से गाड़ी में सवार हो गया। पहरेदारों के एक दस्ते ने महल पर हमला किया। उन पर एक अपराध का आरोप लगाया गया था, भले ही वे पूरी तरह से निर्दोष थे। व्लादिमीर ने तुरंत कारण और प्रभाव को आश्वस्त किया। वो गार्ड के प्रमुख की तलाश करने के लिए दौड़ा। व्लादिमीर ने कैथरीन को बताया बच्चों और खुद को गार्ड की सुरक्षा के कप्तान के अधीन रखने के लिए और तुरंत चले जाने के लिए एक अलग जगह की तलाश में जहां वो एक सुखी जीवन जी सके। हालांकि जिस दिन उसके पति को हिरासत में लिया गया था, कैथरीन पेरिस आई। वो अपने पति को बचाने के लिए दृढ़ थी। वो पहले अपनी बहन के घर पहुंची। अपने जीजाजी की मदद से कैथरीन को एक वकील मिला जो सत्ता से नहीं डरता था। दूसरी ओर वकीलों अदालत में मुखर थे, यह कहते हुए कि व्लादिमीर को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने राजा की हत्या करने की योजना बनाई थी। लिफ्ट की घटना इस बात की पुष्टि करती है। उस पल में कैथरीन अच्छी तरह जानती थी कि वकील कोर्ट की तरफ था। चाचा की सलाह पर कैथरीन ड्यूक बन से मिलने आई। ड्यूक ऑफ बन पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध था और राजा के अलावा वो देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे। हालांकि अभियोग पढ़ने के बाद ड्यूक बॉन ने कैथरीन को अपनी महिला होने का आदेश दिया या वो मदद करने से इनकार कर देगा। कैथरीन भी यह जानकर चकित रह गई कि ड्यूक बॉन ने अपने बाएं हाथ में 2 अंगूठियां पहनी थीं। उस समय वो वही था जिसने देशद्रोह की साजिश रची थी, क्योंकि उसने ऐसा जबरदस्त अनुरोध किया था और उसकी पहचान एक देशद्रोही थी। कैथरीन गुस्सा करने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने उसे जमकर ठुकरा दिया। हालांकि उसने उसकी चालाकी को कम करके आंका था। ड्यूक बॉन अत्यधिक शक्तिशाली था। अपने शिविर में कैथरीन के चाचा केवल एक मामूली आंकड़ा था। उसके चाचा कैथरीन को उस दिन एक अन्य वरिष्ठ व्यक्ति से मिलने ले गए। इस तथ्य के बावजूद कि बैठक आधी रात को हुई थी और मिलन स्थल तहखाने में था, क्योंकि उसने अपने पति को बचाने की ठान ली थी। कैथरीन और नौकर फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के चलते रहे। हालांकि नौकर की भयानक मौत ने उसका स्वागत किया। बेसमेंट में इंतजार कर रहे ड्यूक बॉन ने उसे कलंकित किया, गलत कदम और वार के उत्तराधिकार के साथ। इससे कैथरीन लगभग टूट चुकी थी। वो अपने किराए के घर लौट आई और अपने बाल छोटे कर लिए और उसे काला कर दिया। यह उसके दृढ़ संकल्प और दृष्टिकोण को दर्शाता है। उसने अपने पति को बचाने का संकल्प लिया। अपने बचपन में लौटकर महल में कैथरीन ने अनजाने में पाया कि ड्यूक ऑफ बॉन और पादरी विश्वासघात की साजिश रच रहे थे। उनके हाथों में संचार पत्र और जहर सबूत थे। जब दोनों जा रहे थे,
कैथरीन ने कमरे के अंदर कदम रखा, पत्र और विष को पकड़ लिया और जाने वाली थी, जब अचानक दरवाजा खुला। वो खिड़की से बाहर छिप गई। उसने अंततः जहर और अक्षरों को बाहरी दीवार के एक छेद में छिपा दिया। कैथरीन चुपके से रात के अंधेरे में महल में लौट आई। वो बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ी। उस छेद में उसने उन सबूतों की खोज की जो उसने छोड़े थे। हालांकि इससे पहले कि वो खुश होना शुरू कर पाती, महल के पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। सौभाग्य से पहरेदार का कप्तान उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच गया। उसने लात मारकर सीढ़ी का गुप्त मार्ग खोला। पहरेदार के कप्तान के निर्देशन में कैथरीन एक भूमिगत गुप्त मार्ग में चली गई। वे घूमे। 20 मिनट बाद वे एक छिपे हुए कक्ष में पहुंचे। बाहर बड़ी संख्या में शाही रक्षक उसकी तलाश करते रहे। कैथरीन की योजना सरल थी। वो राजा को सबूत पेश करेगी। यह एक शानदार उपलब्धि होगी। उसने अपने पति व्लादिमीर के बरी होने के बदले में इसे चाहा। उस दिन उत्सव में राजा की उपस्थिति का लाभ उठाते हुए कैथरीन भीड़ के साथ मिश्रित होकर पहरेदार के नजरों से बच गई। उसके बाद उसने राजा को सबूत पेश किए। हालांकि पत्र पढ़ने के बाद राजा ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी निगाह ड्यूक बन की ओर की। फिर कैथरीन और सभी कुलीनों और चांसलर के सामने राजा ने सबूत जला दिया। राख में कैथरीन को नहीं पता था कि युवा राजा लुई 14 हाल ही में सिंहासन पर बैठा था। उनकी स्थिति इस समय उतार चढ़ाव में थी। उन्हें ड्यूक बॉर्न के समर्थन की सख्त जरूरत थी। सिंहासन सुरक्षित करने के लिए व्लादिमीर को एक ऐसी तकनीक में महारत हासिल थी जो उसे नहीं होनी चाहिए। नतीजतन उसे मरना होगा। अगले दिन कोर्ट में मौलवी कार्डिनल आर्चबिशप को दोषी ठहराया गया। व्लादिमीर राजा की हत्या के प्रयास का दोषी और उसे मौत की सजा दी। आग से जैसे ही उसने अपने पति को आग की लपटों में रोते देखा और अंत में राख के ढेर में बदल जाता है। कैथरीन तबाह हो गई थी। उस शाम बाद में कैथरीन खुद झील पर गई और अंदर कूद गई। झील के बीच में एक शख्स था जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, व्लादिमीर।